नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 10th के लिए है। और 10th में हम, जैसा कि आप जानते हैं, कि आपको विकारी शब्द पढ़ा रहे हैं। विकारी शब्द में हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ चुके हैं। आज अगला टॉपिक हमारा है क्रिया यानी वर्ब, जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं, VERB। ठीक। क्रिया की परिभाषा सभी लोग जानते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए या किसी कार्य के करने या होने की स्थिति का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। हमारे और आपके लिए, खासकर क्लास 10th के लिए, जो सबसे उपयोगी है वो है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद यानी कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है क्रिया के भेद, जिसमें कर्म के आधार पर क्रिया को जितने भागों में विभक्त किया गया है, खासकर सकर्मक और अकर्मक क्रिया। आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सकर्मक और अकर्मक क्रिया से 4 अंक के जो है प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसे हम आप वाच्य परिवर्तन कहते हैं। और वाच्य परिवर्तन में आप जानते हैं कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य में वाक्य दिए होते हैं, उनको परिवर्तन करना होता है या उनको पहचान करके बताना होता है। और इसमें अच्छी खासी भूमिका जो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद ही निभाते हैं, जिसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। तो आइए क्रिया की परिभाषा हम जानते हैं। सबसे पहले परिभाषा हम लिख लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। साधारण परिभाषा हमने लिखी है। अब बात आती है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और वास्तव में क्रिया जो हमारी होती है वो धातु ही होती है। मुख्य जो मूल क्रिया है, यानी मूल क्रिया को ही हम मूल क्रिया को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और जब इस धातु में, यानी क्रिया का जो मूल रूप धातु, अब धातु क्या है? जैसे चल धातु, पढ़ धातु, लिख धातु, ठीक है, खा धातु, ये सब धातु है। अब जब इन धातुओं में हम ना जोड़ते हैं तब ये क्रिया बनती है। और जब ना जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्या? चलना। पढ़ना, ना जोड़े तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। लिखना में, लिख में ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लिखना। खा में ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? खाना। ऐसे रो धातु है रोना, ठीक है। हंस धातु है हंसना, ठीक है। जितनी भी धातुएं होती है उन धातुओं में ना जुड़ता है और ना जुड़ने के बाद ही वो क्रिया के रूप में आती है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। दो चीजें, दो स्टेप हमने आपका क्लियर कराया है। इसको बहुत गौर से आपको पढ़ना है क्योंकि 4 नंबर का मामला है। वाच्य परिवर्तन में 4 नंबर सकर्मक और अकर्मक से ही पूछा जाएगा। और इसको एक बार हम आपके समक्ष भी रिवाइज करवाएंगे, बशर्ते यहां आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 2 स्टेप क्लियर हुआ। एक तो परिभाषा तो सर्वविदित है, आप 6th 7th ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, ठीक है, वो तो सबको पता है। लेकिन मेन जो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। और मूल क्रिया को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और जब धातु में ना जुड़ता है तब वो क्रिया के रूप में परिवर्तित होता है और वही क्रिया बनती है। चलना, पढ़ना, लिखना, खाना, बोलना, ठीक है। ये हो गया
स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप हमें आपको पढ़ाना है कि क्रिया के भेद। तो आइए उसको भी पढ़ते हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आप नोट करना चाहें तो 1 मिनट का समय और आपके पास है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप वीडियो रोक करके भी नोट कर लेंगे। अब दूसरा टॉपिक हमारा है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में आप क्रिया के दो भेद हैं। पहला भेद है जिसे हम कहते हैं कर्म के आधार पर, और दूसरा है संरचना के आधार पर। तो ये दो भेद हैं क्रिया के, संरचना के आधार पर या संरचना की दृष्टि से, और कर्म के आधार पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ आईएमपी भी लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो हम टॉपिक यहां डाल लेते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक, कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद होते हैं, पहला आपका होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, यही दो टॉपिक है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि सकर्मक क्रिया किसे, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहली बात जानिए, जब किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया, मैं इसकी परिभाषा भी बताऊंगा और इसकी पहचान भी बताऊंगा और इससे संबंधित ट्रिक भी बताने का प्रयास करूंगा कि कैसी ट्रिक आप अपनाएं तो आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर पता चल जाए। ठीक है, तो जिन क्रियाओं में क्रिया के यानी उस क्रिया के कार्य जिसे व्यापार भी कहा जाता है और फल दोनों का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का, जिन क्रियाओं में, इसकी परिभाषा अकर्मक क्रिया की मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर, कि जिन क्रियाओं में क्रिया के कार्य और फल, कार्य और फल दो चीज हमने लिखा है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि जिन क्रियाओं में क्रिया के कार्य और फल, कार्य का मतलब है कि जो क्रिया हो रही है, जैसे मोहन पढ़ रहा है, ठीक है, तो पढ़ने की जो क्रिया हो रही है। दूसरी बात, उसका परिणाम, क्रिया होने के बाद जो रिजल्ट आएगा जिसे हम फल कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद परीक्षा देंगे, आपका रिजल्ट आएगा, जैसा परिणाम आएगा, जैसा आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो यही है कि क्रिया के कार्य, यानी जो कार्य हो रहा है वो कार्य कौन कर रहा है, उस कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है और उसका फल किस पर पड़ रहा है। दोनों का प्रभाव, कार्य और फल का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, सबसे पहले ये जान लो कि जब कोई क्रिया होती है और उस क्रिया में कार्य और फल दोनों का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं पड़ता। यानी एक वाक्य जब आप बनाते होंगे, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब होता है, ठीक है, यानी कर्ता कर्म क्रिया, उसके साथ और जो है तमाम, जैसे विशेषण हो गया, ठीक है, तमाम वाक्य प्रयुक्त, शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन मुख्य होता है कर्ता कर्म और क्रिया। ठीक, अब जहां पर
कार्य का और व्यापार यानी व्यापार और फल दोनों का प्रभाव किस पर पड़ जाए, केवल कर्ता पर ही पड़े और अन्य किसी पर ना पड़े, वहां अकर्मक क्रिया होती है। और इसकी पहचान, अकर्मक की पहचान आपको मैं बता दूं एक लाइन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको मिटा करके मैं बता रहा हूं आपको कि आपको अकर्मक क्रिया पहचाननी है तो आप क्रिया से पहले, किसी वाक्य में क्रिया से पहले क्या, किसे और किसको, ये तीन वाक्य है। क्या, किसको और किसे, ये तीनों है। और इसे लगा करके आप प्रश्न कर लीजिए। और यदि उत्तर आपको ना मिले, यदि उत्तर ना मिले, कर लें, और यहां मैं लिख दे रहा हूं, और यदि उत्तर आपको ना मिले तो अकर्मक क्रिया। कैसे? जैसे हमने एक उदाहरण आपको मैं समझा रहा हूं, उदाहरण हमने ले लिया कि शीला पढ़ रही है। अब हमें क्या करना है, क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको प्रश्न लगाना है। पढ़ रही है। अब हम अगर यहां क्या लगा दें तो उत्तर इसका नहीं आएगा, क्योंकि यहां पूर्ण रूप से जो है अकर्मक क्रिया है। यहां हम कहते हैं क्या पढ़ रही है। अगर हम लगा दिए कि शीला क्या पढ़ रही है, तो शीला पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है इसका कोई जो है वर्णन उस वाक्य में दिया ही नहीं गया है। केवल यही बताया है शीला पढ़ रही है। शीला क्या पढ़ रही है, कहानी पढ़ रही है, कि पुस्तक पढ़ रही है, कि रामायण पढ़ रही है, कि महाभारत पढ़ रही है, कि वेद पढ़ रही है, कोई पता नहीं है। केवल यही बताया गया है कि शीला पढ़ रही है। शीला चाहे चंपक की कहानी ही पढ़े। मतलब यहां क्या शब्द लगाने से कि शीला क्या पढ़ रही है, अगर हम शीला यानी क्रिया के आगे क्या लगा दें यहां पर और पूछ लें कि शीला क्या पढ़ रही है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, शून्य होगा, कुछ नहीं मिलेगा। और जहां ऐसी स्थिति आ जाए वहां कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनमें जो पूर्ण रूप से, जैसे अब इसमें गत्यर्थक क्रियाएं जो होती हैं, गत्यर्थक क्रियाएं मतलब जो चलायमान क्रिया होती है, जैसे चल रहा है, जा रहा है, खा रहा है, ठीक है, ये जो क्रियाएं होती हैं यह अक्सर ये पूर्णतः अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो कुछ अकर्मक क्रियाएं हम आपको लिख रहे हैं उदाहरण के तौर पे, आप देख लीजिए। जैसे एक उदाहरण और दे देते हैं आपको। दूसरा उदाहरण हमने दे दिया कि आलिया खा रही है। अब हमने यहां इससे पहले क्या लगा दिया और कह दिया आलिया क्या खा रही है, उत्तर क्या मिला, शून्य मिला। क्या पता क्या खा रही है, कि वो समोसा खा रही है कि नहीं, मिठाई खा रही है कि खाना खा रही है, कोई पता नहीं, खा रही है बस ये मालूम है। ठीक, तो इस प्रकार जहां आपको उत्तर न मिले वहां अकर्मक क्रिया है, और इसी का जस्ट अपोजिट जहां उत्तर मिल जाए वहां सकर्मक होगा। अब तो आप जानिए हमें। अब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे जागना। जागना के बाद आप लिख लीजिए हंसना, मुस्कुराना, रोना। रोना के बाद लिख लीजिए जाना, खाना, सॉरी खाना नहीं, सोना, मरना, डरना, चमकना,
चलना, बढ़ना, उठना, बैठना और भागना। ये क्रियाएं हमेशा, इतनी क्रियाएं ये हमेशा अकर्मक ही होती हैं। इनको आप नोट कर सकते हैं, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक, तो अकर्मक क्रिया आपके समझ में आ गई होगी कि अकर्मक क्रिया में जहां क्रिया के कार्य और फल यानी व्यापार और फल दोनों का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रश्न, आप क्या, किसे और किसको लगा करके प्रश्न करें, यदि उत्तर शून्य मिले तो अकर्मक क्रिया है। अब बात आती है सकर्मक क्रिया। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया से यह जाना जाए कि उसका प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर बल उसके कर्म पर पड़ रहा है, ना पड़कर उसके कर्म पर पड़ रहा है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, एक बात और जानिए, कर्म कारक जो होता है, कर्म कारक का एक सूत्र था कर्तुरी इप्सितमं कर्मम, यानी कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, वहां क्या होता है, कर्म होता है। यह बात आप ध्यान रखिए कि कर्ता जब कोई क्रिया, किसी क्रिया की सिद्धि करता है, जैसे अभी हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, और हमने लिख दिया, किसी एक व्यक्ति, किसी एक बच्चे का नाम ले लिया कि मोहन व्याकरण पढ़ता है। ठीक, तो मोहन, अब उदाहरण हमने ऐसे लिख दिया कि मोहन व्याकरण पढ़ता है। अब देखिए प्रश्न क्या है, पहली बात कि कर्तुरी इप्सितमं कर्मम, यानी कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के लिए जिसको सबसे अधिक चाहता है, चाहता किसको है, कर्ता ये है मोहन, क्रिया क्या है, पढ़ता। अब इस पढ़ने की सिद्धि के लिए सबसे अधिक चाह किसको रहा है, व्याकरण को चाह रहा है, तभी तो व्याकरण पढ़ रहा है। जैसे अभी उदाहरण दे दिया, एक अगला उदाहरण दे दिया, कि गीता चावल पकाती है। अब यहां देखिए, गीता क्या है, करता है, सब्जेक्ट। पकाना क्या है, क्रिया। अब यह अपने पकाने की क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाह किसको रही है, चावल को चाह रही है। चावल नहीं होगी तो नहीं रहेगा तो पकाएगी क्या, है कि नहीं। तो इसलिए कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के लिए जिसको सबसे अधिक चाहता है वही क्या होता है, कर्म होता है। और जब कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव यानी फल, रिजल्ट कर्ता पर ना पड़कर कहीं अलग पड़ रहा हो, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। दूसरी बात जो पहली ट्रिक हमने आपको बताई है कि
कर्ता यानी क्रिया से पहले क्या, किसे और किसको प्रश्न लगा करके, और अगर हम प्रश्न करते हैं और उत्तर हमें मिलता है, जैसे यहां अभी हम लिख लें कि गीता और यहां लिख दें क्या पकाती है, तो उत्तर क्या मिलेगा हमको कि चावल पकाती है। मोहन क्या पढ़ता है, तो मोहन व्याकरण पढ़ता है। उत्तर मिल रहा है। तो जहां उत्तर मिल रहा हो, ये सबसे आसान ट्रिक है और सबसे समझ वाली ट्रिक है कि जहां उत्तर मिल रहा हो वहां सकर्मक क्रिया होती है, और जहां उत्तर नहीं मिलता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। समझ में आ गया होगा आपके। अब इस सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, तो आइए उसके भेद लिख लेते हैं। एक सकर्मक क्रिया का पहला है जिसमें एक कर्मक क्रिया होती है, इसलिए इसको एक कर्मक कहते हैं, एक कर्मक क्रिया। और दूसरा इसका भेद है जिसे द्विकर्मक कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, एक कर्मक क्रिया जहां एक कर्म हो वहां एक कर्मक क्रिया होती है, और जहां दो कर्म हो, जैसे एक उदाहरण हमने लिख दिया कि रीमा चावल से भात पकाती है। ठीक, अब यहां चावल और भात दोनों क्या है, दोनों कर्म है। ये द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं, 16 धातुएं होती हैं। दो याच पच दंद्रुत प्रच जीवरु जीमत सास मुसाम कर्म मिकस्सात अकथितम च निहरी कृष्ण महाम। ये 16 धातुएं हैं जिसमें दोहना, दो मतलब दोहना, याच मतलब मांगना, पच मतलब पकाना, दंड मतलब दंड देना, दो याच पच दंद्रुत, प्रच प्रच मतलब पूछना, प्रच जी मतलब जीतना, जी मत मतलब मथना। ठीक है, इसको हम आपको नोट करा देंगे। फिलहाल द्विकर्मक क्रिया जहां दो कर्म हो, जैसे मोहन गाय से दूध दूहता है। अगला उदाहरण हम द्विकर्मक का लिख दें कि मोहन गाय से दूध दूहता है। अब यहां कर्म दो कैसे है ये हम जान ले। एक मिनट इसको थोड़ा हम मिटा दें, थोड़ा ब्लैक बोर्ड आपका व्हाइट बोर्ड साफ हो जाए। कि मोहन गाय से दूध दूहता है, ठीक है। अब कर्म दो क्यों है, मोहन किससे दूध दूहता है, तो गाय से। अगला प्रश्न कर ले कि मोहन क्या दूहता है, तो दूध दूहता है। गाय तो दुहेगा नहीं, दूध दुहेगा। लोग कहते हैं कि गाय दुह रहे हैं, गाय नहीं दुहा जाता, दूध दुहा जाता है। अक्सर लोग पूछते कि कहाँ गए थे, कहीं भैया जो है बाल्टी लेके निकले, कहीं गाय धोने जा रहे हैं। अब गाय नहीं दुहा जाता, दूध दुहा जाता है। ठीक, दोहन क्रिया दूध की होती है, गाय की नहीं होती। लेकिन लोग कहते हैं गाय धोने जा रहे हैं, भैंस धोने जा रहे हैं। नहीं, गाय दुही नहीं जाती, दूध दुहा जाता है। अब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाई गाय नहीं रहेगी तो दूध कहां से आएगा, दुहेगा क्या। ठीक, तो यहां दोनों कर्म है, यानी गाय भी कर्म है और दूध भी कर्म है। गाय से ही दूध निकला हुआ है, यानी किससे और क्या लगा करके जब हम प्रश्न कर रहे हैं तो दोनों उत्तर मिला है कि मोहन क्या धोता है, तो मोहन दूध धोता है। मोहन किससे दूध धोता है, गाय से धोता है। तो इस प्रकार हमने आपको आज क्रिया में पढ़ाया है क्या, सकारात्मक और आक्रामक क्रिया। नेक्स्ट में हम संरचना के आधार पर आपको क्रिया का भेद पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, कोई प्रश्न बनता है तो पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।